हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे कुछ सवाल पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जनगणना से रिलेटेड, क्योंकि आपके 2020 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसलिए इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुने। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ताकि आपको जानने को मिलेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या की मातृभाषा संबंधी आंकड़ों में कौन सी भाषा तीसरे नंबर पे है। यानी कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी मातृभाषाएं हैं, तो उस मातृभाषाओं के अंदर कौन सी तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे कौन सी है, आपसे ना पहली पूछी है ना दूसरी पूछी है, सीधे ही कौन सी पूछी, तीसरी लैंग्वेज। तो तीसरे नंबर पे है आपकी मराठी। तो यानी कि पहले नंबर पे कौन सी है, तो पहले नंबर पे है हिंदी लैंग्वेज। और हिंदी लैंग्वेज जो है ओवरऑल देखा जाए तो 43.63% बोली जाती है। ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर जो भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं जो हैं उनको 8वीं सूची में क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। अनुसूची के अंदर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और बाकी 22 भाषाओं के अलावा जो बोली जाती हैं वो कौन सी हैं, गैर सूचीबद्ध हैं। तो ज़्यादातर इन 22 भाषाओं से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इनका क्रम पूछा जा सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। और गैर गैर सूचीबद्ध से भी रिलेटेड आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम अपनी। जनगणना 2011 के जनसंख्या के मातृभाषा संबंधी आंकड़े देश के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा 26 जनवरी 2018 को जारी किए गए थे। इन आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या की मातृभाषा क्या है, हिंदी। ठीक है, ये यहाँ पर आपको 46 दिख रहा है, इसको 43 कर लेना। ठीक है, 43.3, ये 6 की जगह क्या कर देना, 3 कर लेना, कभी कभी हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक। तो 43.63 जो है ये कौन सी भाषा है, हमारी मातृभाषा हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। वहीं पर सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो बंगला भाषा जो है सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और कितने लोगों द्वारा बोली जाती है, 8.30% लोगों के द्वारा बोली जाती है। और तीसरा नंबर मराठी का, जो कि हमारा खुद का सवाल था, कितने लोग बोलते हैं, 6.86% लोग इस भाषा को बोलते हैं। ठीक है, भारत की, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका सवाल है कि चौथे और पांचवें पे कौन सी है, तो तेलुगु और तमिल। ठीक है, पहले पे हिंदी, दूसरे पे बंगला, तीसरे पे मराठी, चौथे पे तेलुगु और पांचवें पे कौन सी है, तमिल भाषा। अब देखिए, भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भाषाएं शामिल की गई है, जो देश की ओवरऑल, जो देश की 96.71% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। ठीक है, ये 22 भाषाएं जो हैं, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, 19,569। ठीक है, 19,569। तो फिर इसमें 121 भाषाएं कौन सी है, जो 10,000 से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। ठीक है, यानी कि भारत में बोली जाने वाली टोटल भाषाएं तो कितनी हो गई आपके, 19,569 हो गई। इसमें से 121 भाषाएं कौन लोग बोलते हैं, 10,000 से भी ज़्यादा लोग बोलते हैं। 8वीं अनुसूची में हमारे कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, तो बाकी कहाँ गई 99 भाषाएं, वो कौन सी हैं, वो हैं लेकिन गैर अनुसूचित के रूप में सूचीबद्ध हैं। अनुसूची 8वीं जो है उसमें सिर्फ 22 भाषाएं हैं। अगर इसके हम हिस्ट्री की तरफ देखें तो 1947 की अगर बात करें तब हमारे पास कितनी भाषाएं थी, सिर्फ 14 भाषाएं थी। ठीक है, 1947 में। फिर 1967 में हमने 15वीं लैंग्वेज जोड़ी थी, वो लैंग्वेज थी सिंधी लैंग्वेज, जो हमने 1967 में, तो 15 हो गई थी। फिर 1992 में हमने 4 भाषाओं को जोड़ा। ठीक है, 3 भाषाओं को, कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कब जोड़ी हमने, 1992 के अंदर। फिर अभी रिसेंटली हमने 2004 में जोड़ी थी। 2004 में कौन सी भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा। तो इस तरह से हमारे पास जो भाषाएं हैं वो कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई। कितनी बार चेंजेस किए, 4 बार चेंजेस किए। 1947 14 थी, 1967 सिंधी जोड़ी, 1992 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, और 2004 के अंदर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया।
और बात करते हैं 99 भाषाओं की, जो कि कौन सी हैं, गैर सूचीबद्ध हैं। तो गैर अनुसूचित भाषाओं में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी है, भीली। भीली या भिलोड़ी भी इसको कहते हैं। यह राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। तो अब राजस्थान से रिलेटेड भी सवाल आपको यहाँ पर मिल जाता है कि राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है जिसकी आबादी 2011 में 1.04 करोड़ थी। इस भाषा को बोली जाने वाली आबादी की बात की जा रही है यहाँ पर। और इसी क्रम में अगर हम देखें तो पहले नंबर पे तो हमारी ठीक है ये भीली या भिलोड़ी भाषा होगी, जो कहाँ बोली जाती है, राजस्थान के अंदर। दूसरे पे है गोंडी, और ये 29 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी कि उन्होंने 29 लाख लोग जो हैं उन्होंने इसको मातृभाषा के रूप में अपनाया है। तो अब इस सवाल को आप देखो तो ये सिर्फ अकेला सवाल नहीं था कि भाई कौन सी भाषा है मातृभाषाओं में जो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो पहले नंबर पे हिंदी, दूसरे पे बंगला, तीसरे पे मराठी, चौथे पे तेलुगु और पांचवें पे तमिल भाषा थी। ठीक है, 22 भाषा है 8वीं अनुसूची के अंदर। उसके अलावा कौन सी हैं, गैर सूचीबद्ध है। गैर सूचीबद्ध में भी सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, भीली या भिलोड़ी बोली जाती है। सेकंड नंबर पे कौन सी बोली जाती है, आपकी गोंडी बोली जाती है। तो आप देखो कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई हैं, इसीलिए बोलती हूँ कि पूरा वीडियो एंड तक देखो। इतनी सारी एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी सारी और सारा, और हमारी टीम वर्क कर रही है। आपको जैसे उस फॉर्म में हम पढ़ाते थे उसी में पढ़ाएंगे पूरा। तो अभी तो फिलहाल ऐसे पढ़ो आप लोग। वर्ष 2011 की जनसंख्या में जनगणना में किस धार्मिक समुदाय का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या क्या है, वही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और हमारा आंसर क्या है इसके अंदर, हमारा आंसर है डी। ठीक है, ईसाई। अब एक टेबल है, उसको देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखो, और घबराना मत, ये जो आंसर चले जाते हैं ना मेरा नेक्स्ट पेज करते, लास्ट में मैंने आंसर की बनाई है आप लोगों के लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये देख पा रहे हो यहाँ पर, ये पूरा जो मैंने बनाया है इसमें टेबल, इसके अंदर यहाँ पे एक साइड में क्या लिखा हुआ है, ये देखो, धर्म का नाम, लिंगानुपात, जनसंख्या, कुल जनसंख्या का प्रतिशत दे रखा है यहाँ पर, और 2001 में 1 से लेके 11 तक की क्या दे रखी है, जनसंख्या वृद्धि दे रखी है। क्लियर, ये पूरी दिख रही है आपको। पहला हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, ज़्यादातर सवाल इन्हीं से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा सवाल तो किसका था, सेक्स रेशो का था, लिंगानुपात का था। ठीक है, और हमारे उसके अंदर ईसाई धर्म से रिलेटेड हमारा सवाल था। सवाल क्या था, दोबारा नज़र डाल लो इसके ऊपर। वर्ष 2011 की जनसंख्या में जनगणना में किस धार्मिक समुदाय का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है, किसका रहा है, ईसाई का। यही तो पढ़ा था हमने, अपनी जो टेबल थी अभी जब हम पढ़ रहे थे इसके अंदर, तो इसके अंदर हमने यही चीज़ तो देखी है। ठीक है, हिंदू धर्म का कितना है, लिंगानुपात तो समझते ही हो, सेक्स रेशो जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो निकाली जाती है, हिंदू का 939, मुस्लिम का 951, ईसाइयों का देखो 1023, सिख 903, बौद्ध 965 और जैन 954। ठीक है, तो ईसाई का सबसे ज़्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इधर देखो क्या लिखा हुआ है, जनसंख्या करोड़ों में। ठीक है, ये ओवरऑल जनसंख्या में से प्रतिशत दे रखा है, तो करोड़ों में, सॉरी, तो 96.63 हिंदू, 17.22 करोड़ों में मुस्लिम जनसंख्या है ये, 2.78 ईसाई, 2.08 सिख, 0.84 बौद्ध धर्म, 0.45 आपका जैन धर्म। अभी ये तो क्या थी, जनसंख्या करोड़ों में थी। लिंगानुपात वाला सवाल हम कर चुके हैं, इस टेबल को पढ़ लोगे तो बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। ये जनसंख्या क्या है, करोड़ों के अंदर। अब कुल जनसंख्या में प्रतिशत, ठीक है, तो अब हिंदू का प्रतिशत देख लो 79.8%, मुस्लिमों का प्रतिशत 14.2%, ईसाई प्रतिशत जनसंख्या का 2.3%, सिख धर्म की जनसंख्या 1.7%, बौद्ध धर्म 0.7% और जैन धर्म 0.4%। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखी है 2001 से लेकर 2011 में जो जनसंख्या के अंदर वृद्धि हुई है। ठीक है, ओवरऑल जो वृद्धि हुई है, हिंदुओं की कितनी हुई 16.76, मुस्लिम 24.6, ईसाई 15.5, सिख 8.4, बौद्ध 6.1 6.1 और फिर जैन है आपके 5.4। तो सर्वाधिक कौन सी दिख रही है आपको, 24.6।
ठीक है, मुस्लिम धर्म की, अगर 2001 से लेकर 11 तक के आंकड़े पूछ ले तो ये टेबल ढंग से याद कर लोगे तो बहुत सारे सवाल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? अब चलो अगला सवाल करते हैं हम अपना। अगला सवाल है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अभी ऊपर पढ़ाया था मैंने आपको, है ना, चीज़ें बताई थी सारी, तो आपको आ जाना चाहिए आंसर। कि आंसर क्या है? सी, 14.2%। और एक चीज़ और बताई थी, ये क्या दे रखा है? 17.22। ये मैंने जो करोड़ों में आपको आबादी पढ़ाई थी वो है ये। अभी जो ऊपर टेबल करी थी उसमें 17.22% क्या था? ये करोड़ों में आबादी है, जनसंख्या की जो बताई थी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। एक जैसा डाटा, एक जैसा मतलब कि आप करोड़ों में जनसंख्या वाला पढ़ो, तुरंत इसको टिक कर दो। सवाल को पढ़ें, प्रतिशत पूछा है या करोड़ों में संख्या पूछी है, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व कुल कितना रहा है? सीधा सा सवाल, सीधा सा आंसर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2011 का पूछा है। अगर आपसे पूछ ले 2001 का, तो 2001 का पूछ ले तो क्या बताओगे? 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन। 2011 पूछे आपसे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2001 पूछ ले तो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब अगला सवाल। अगला सवाल देखो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको जो इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। वर्ष 2020 में SRS, क्या है ये SRS? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS के आंकड़ों में देश में शिशु मृत्यु दर कितनी रह गई थी? ठीक है, कितनी रह गई थी? अब ये आंकड़े, ठीक है, 2018 के आंकड़े थे ये, जो प्रदर्शित कब किए गए? 2020 में, मई 2000, अभी आपके मई 2020 में ये आंकड़े आए थे, SRS के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़े। और क्योंकि आपका कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है हमारा कि 2020 के अंदर जो SRS सिस्टम ने आंकड़े निकाले हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने, उसमें देश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितनी है? 1000 बच्चे जो है उस जो पैदा हुए हैं उनमें से कितने बच्चों की डेथ हुई? तो 1000 में से इसको निकालें हम तो कितने बच्चों की डेथ हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है, 32 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह की चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अब SRS का ही अगला सवाल है, देखो क्या है। सवाल है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS वर्ष 2018 के अनुसार भारत की प्राकृतिक वृद्धि दर निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, भारत की जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो निम्नलिखित में से क्या है? अगर हम जनसंख्या को देखते हैं तो जनसंख्या के अध्ययन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? हम जन्म दर को पढ़ेंगे, हम मृत्यु दर को पढ़ेंगे और हम प्रवास को भी पढ़ते हैं जब भी हम वृद्धि दर को निकालने लगते हैं। तो जब वृद्धि दर निकाली जाएगी और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक वृद्धि दर, तो वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इसका आंसर देख लो, सी इज़ द करेक्ट आंसर, 13.8%। अब बात आती है ये कैसे निकला। जन्म दर कितनी है हमारी? 20.0%। ठीक है, मृत्यु दर कितनी है हमारी? 6.2%। तो अब जन्म दर में से मृत्यु दर को हमने क्या करा? घटा लिया, तो हमारे पास क्या बचा? 13.8%। और ये हमारी क्या है? कुल वृद्धि दर है। किस प्रकार की? प्राकृतिक, नेचुरल जो हमारी वृद्धि दर है वो भारत की 13.8% है। ठीक है, अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, भारत में सर्वोच्च जन्म दर, ठीक है, सर्वोच्च जन्म दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, सवाल क्या है? भारत में सर्वोच्च जन्म दर वाला राज्य या, अब इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, इसमें ये नहीं पूछ, इसमें या तो ये पूछ सकते थे कि सर्वोच्च जन्म दर वाला राज्य कौन सा है या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसकी सर्वोच्च जन्म दर है। लेकिन सवाल इन्होंने कैसे किया कि आप दोनों में से आपके ऊपर छोड़ दिया, राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सर्वोच्च जन्म दर है। अब आपको देखना होगा कि इनमें से ऑप्शन में क्या क्या है। बिहार दे रखा है,
उत्तर प्रदेश दे रखा है, दादर और नागर हवेली दे रखा है और लक्षद्वीप दे रखा है। यानी कि 2 तो क्या दे दिए, स्टेट दे दिए आपको, और 2 क्या दे दिया आपको, यूनियन टेरिटरी दे दी। इसीलिए तो ऑप्शन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लिखा है। तो यहाँ पे तो सही आंसर अगर हम देखें तो वो क्या है, बिहार। ठीक है, और बिहार की जो जन्मदर है वो कितनी है, वो है 26.2 प्रति हजार व्यक्तियों पर। ठीक है, 26.2 प्रति हजार व्यक्तियों पर। अगर यहाँ पर सिर्फ केंद्र शासित पूछते तो आपका आंसर क्या होता, दादर और नागर हवेली होता, क्योंकि अगर केंद्र शासित अकेला पूछा जाएगा तो दादर और नागर हवेली टॉप पे चलता है 22.9 प्रति हजार व्यक्तियों पर। ठीक है, तो और यहाँ पर तो इन्होंने आपके ऊपर दे दिया, तो अब राज्य तो इसमें आगे है ना, दादर और नागर हवेली का तो 22.9 पर जो है प्रति व्यक्ति था, प्रति हजार व्यक्तियों पे था। बिहार का तो कितना है, 26.2 प्रति हजार व्यक्तियों पर संख्या है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बिहार नंबर 1 पे है सर्वोच्च जन्म दर में राज्यों में, यूपी सेकंड नंबर पे है और एमपी थर्ड नंबर पे है। ठीक है, आपको जो ये पूरा डाटा वगैरह है ये टेबल फॉर्म में अलग से भी दे देंगे, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उस पर आपको सेंड कर देंगे पूरा जनगणना वाला नए पुराने सारे सवालों के साथ में, ताकि आपको इस टेबल फॉर्म से क्लियर हो जाए चीज़ें। और यही सवाल आपको यूनियन टेरिटरी में पूछ ले तो दादर नागर हवेली पहले नंबर पे, दमन और दीव दूसरे नंबर पे और लक्षद्वीप तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि अभी तो दमन और दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया है, उस समय तो नहीं था ना ये दोनों, ये यूनियन टेरिटरी अलग अलग थी। अगला सवाल देखिए हमारा, और वीडियो को इसीलिए बार बार बोलती हूँ पूरा देखो, पूरा देखोगे तो इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और फिर आपको जो इसकी PDF है जो आप टेबुलेशन फॉर्म में, वो भी आपको मिल जाएगी। अगला सवाल है हमारा, भारत में सबसे कम जन्म दर, अभी मैंने क्या पूछी थी, सर्वोच्च, अभी क्या पूछ रही हूँ, सबसे कम। यहाँ पे भी वही चीज़, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो अब ये दोनों पता होना चाहिए। तो सही आंसर क्या है हमारा, इस बार यूनियन टेरिटरी के अंतर हम देखें, सॉरी राज्य में हम देखेंगे कि गोवा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, त्रिपुरा, गोवा, केरल और पौंडीचेरी दे रखा है। तो अब पौंडीचेरी से आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन आंसर हमारा कौन सा है, गोवा हमारा आंसर है। सबसे कम जन्म दर वाले राज्यों में गोवा नंबर 1 पे है, 12.4 प्रति हजार व्यक्तियों के ऊपर। नागालैंड दूसरे नंबर पे है राज्यों में, और त्रिपुरा जो है तीसरे नंबर पे है राज्यों में। ठीक है, सबसे कम गोवा, नागालैंड और त्रिपुरा, ये तीनों क्रम से हैं राज्यों के अंदर। और यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरी में अंडमान और निकोबार 11.2 प्रति हजार व्यक्तियों पर, सेकंड नंबर पे है चंडीगढ़ 13.3 प्रति हजार व्यक्तियों पर, और थर्ड नंबर पे है पौंडीचेरी। ठीक है, सवाल में क्लियर हो गया कि सबसे कम जन्म दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, आंसर क्या है हमारा, गोवा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, भारत में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, जो ये बार बार बोल रही हूँ ना मैं, SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018 के अनुसार सर्वोच्च मृत्यु दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। ठीक है, हाईएस्ट डेथ रेट पूछी है इसके अंदर, तो वो कौन से हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर है वो क्या है, ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है 8.0 प्रति हजार व्यक्तियों के आधार पर पहले नंबर पे है, हाईएस्ट डेथ रेट के अंदर है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा आता है, और थर्ड नंबर पे केरल और हिमाचल संयुक्त रूप से हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस सवाल के अंदर सही आंसर तो क्या था, छत्तीसगढ़, सर्वोच्च मृत्यु दर वाला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है, उड़ीसा दूसरे नंबर पे है, और केरल और हिमाचल संयुक्त रूप से तीसरे नंबर के ऊपर हैं। और यही सवाल अगर यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंगली आपको जानना है तो पहले नंबर पे क्या है, पौंडीचेरी, दूसरे नंबर पे है लक्षद्वीप, और तीसरे नंबर पे है अंडमान और निकोबार। तो ये तो आपको जो भी मैं बोल रही हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें, ये आपको वीडियो के अंदर बोल के बताइए, लिस्ट आपको मिल जाएगी, क्योंकि अब हर चीज़ लिखी नहीं जाती, तो PDF अलग से ही बना के प्रोवाइड कर देंगे। और दूसरी चीज़, वीडियो पूरा देखोगे तो चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं और जानकारी भी प्राप्त होती है आपको। अगला सवाल देखिए क्या है,
भारत में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वही SRS 2018 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम मृत्यु दर वाले राज्य, ठीक है, न्यूनतम मृत्यु दर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से हैं, ठीक है, SRS के अकॉर्डिंगली। तो इसके अंदर लोएस्ट पूछा है। अभी जो हमने सवाल किया था वो क्या थी, हाईएस्ट, सर्वोच्चतम हमने डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर देखी थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लोएस्ट। तो लोएस्ट के अंदर जो इसका आंसर है हमारा वो क्या है, ए, न्यू दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली, नई दिल्ली नंबर 1 पे है 3.3 प्रति 1000 व्यक्तियों के आधार पर, नागालैंड 3.5 प्रति 1000 व्यक्तियों पर, मिजोरम जो है 4.1 के साथ प्रति 1000 व्यक्तियों पर। तो अगर आपसे कोई पूछे इस सवाल के अंदर कि जो SRS 2018 के आंकड़े हैं उसके अंदर लोएस्ट डेथ रेट किसकी है, दिल्ली की है, दिल्ली के बाद नागालैंड की है, नागालैंड के बाद मिजोरम की है। और यही सवाल अगर आपसे यूनियन टेरिटरी के अंदर पूछ लिया जाए तो दमन और दीव जो है, दमन दीव जो है आपका 3.8 के साथ है, ठीक है, प्रति 1000 व्यक्तियों के अंदर। दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ है और तीसरे नंबर पे आपका दमन दीव है। तो पहले नंबर पे यूनियन टेरिटरी में क्या है, दादर और नागर हवेली, ठीक है। सवाल समझ में आ गया। भारत का जो SRS 2018 के जो आंकड़े हैं उसमें लोएस्ट डेथ रेट वाला राज्य कौन सा है, दिल्ली है। दिल्ली नंबर 1 पे, नागालैंड नंबर 2 पे, मिजोरम नंबर 3 पे, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में पूछ ले तो आपको दादर और नगर हवेली नंबर 1 पे, चंडीगढ़ 2nd नंबर पे और दमन और दीव 3rd नंबर पे। क्लियर। अगला सवाल करते हैं हम अपना। भारत में मातृत्व मृत्यु दर 2016 से 18 मतलब 2016 से 18 तक की पूछी है, ये कितनी है, निम्नलिखित में से कितनी है। 2-2 साल में किया जाता है इसको। 2014 से 16 की थी हमने, फिर 15 से 17 की हमने, फिर 16 से 18 की आपसे पूछी गई है, ठीक है। यानी कि और ये जो मातृत्व मृत्यु दर मतलब 1 लाख जो जीवित बच्चे हैं उनको पैदा करने के अंदर माताओं की मृत्यु जो हुई है वो कितना है, इसका जो रेशो है वो कितना है। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो क्या है, 113, ठीक है। और ये आंकड़ा कब का पूछा है, 2016 से 18 का। 2014 से 16 में जो आंकड़ा है वो कितना है, 130 प्रति लाख जीवित जन्म, ठीक है। 15 से लेकर 17 का आंकड़ा अगर आपको पूछ ले तो 122 प्रति लाख जीवित जन्म। और अगर 2016 से 18 का पूछ ले तो 113 प्रति लाख जीवित जन्म, ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर। तो ये आपके कुछ सवाल थे जो आपको बताए और इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, क्योंकि SRS 2018 वाले जो सैंपल थे वो मई 2020 के अंदर आंकड़े जारी किए गए थे। और ये इस तरह के सवाल है कि पूछे जा सकते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए। जनगणना का पूरा जो आपको इंडेक्स है वो मिल जाएगा, अलग से आपको PDF शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पे कर देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना रखा है हमने वहाँ पे कर देंगे। आप लोग जो चैनल है दिशा क्लासेस इसको सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखा करो ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपको पता चल सके, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और पूरा वीडियो अच्छे से